हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं, फिर हमारी नई वीडियोस के लिए इस बेल आइकन को ऑन कर लें। वेलकम दोस्तों, स्वागत करते हैं हम आपका। बालाजी ऑनलाइन क्लासेस आपका स्वागत करती है और जो आगे एग्ज़ाम आ रहे हैं उनके एग्ज़ाम के मद्देनज़र रखते हुए हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं। ये वीडियो आपके सभी एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगी और हमने स्पेशल इसको फूड सप्लाई इंस्पेक्टर से रिलेटेड हमने इसको बनाने का फ़ैसला किया है, क्योंकि उसमें हमने कुछ क्वेश्चन डाले हैं और कुछ हरियाणा जी के और जनरल जी के, इंडिया जी के भी हमने इसके अंदर शामिल किया है। तो दोस्तों हम आपके लिए शुरू करते हैं। तो इसके शुरू करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई के अंदर, उसको बोलते हैं, उसका नाम है न्हावा शेवा, और इसी का दूसरा नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई। तो आपके ऑप्शन में न्हावा शेवा भी आ सकता है या ऑप्शन में आ सकता है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई, तो या सिर्फ न्हावा शेवा। तो आपको सेलेक्ट करना है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह या न्हावा शेवा। तो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई और इसका दूसरा नाम न्हावा शेवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मुँह करते हैं। फलों का उत्पादन क्या कहलाता है? तो जो फलों का उत्पादन है उसको हॉर्टिकल्चर बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर। फलों के उत्पादन को क्या बोलते हैं? हॉर्टिकल्चर। एफसीआई की स्थापना कब हुई? तो एफसीआई की स्थापना 14 जनवरी 1965 को की गई थी। तो एफसीआई की स्थापना कब की गई थी? 14 जनवरी 1965 को। 14 जनवरी 1965 को एफसीआई की स्थापना की गई थी। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नाबार्ड की फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट आपकी नाबार्ड की फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट, पीडीएस की फुल फॉर्म क्या है? पीडीएस की फुल फॉर्म होती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसकी फुल फॉर्म होती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भारत में कब लॉन्च हुआ? तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भारत में जून 1947 में लॉन्च हुआ था। कब लॉन्च हुआ था? जून 1947 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो नाबार्ड है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है? वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ नाबार्ड? तो नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई के अंदर है। नाबार्ड का कहाँ पे है मुख्यालय? नाबार्ड का जो मुख्यालय है वो आपका मुंबई के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मुँह करते हैं कि नाबार्ड इज़ एस्टेब्लिश्ड ऑन, यानी नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई। हैफेड ऑफिस कहाँ पे स्थित है? जो हैफेड है उसका जो हेडक्वार्टर है या ऑफिस है वो कहाँ पे स्थित है? तो जो हैफेड का ऑफिस है वो पंचकुला हरियाणा के अंदर सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ नाबार्ड? नाबार्ड के चेयरमैन कौन है? तो नाबार्ड के चेयरमैन है डॉक्टर हर्ष कुमार बनवाला। ठीक है, नाबार्ड के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर हर्ष कुमार बनवाला इज़ द चेयरमैन ऑफ द नाबार्ड। और ये नाबार्ड एक कृषि जो कृषक और खेती बाड़ी से संबंधित बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्ज थॉमस ने किस स्थान पर अपनी स्वतंत्र राजधानी स्थापित की? तो जॉर्ज थॉमस ने अपनी स्वतंत्र राजधानी स्थापित की झांसी के अंदर। जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? झांसी के अंदर। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के अंदर स्थित है। अकबर ने हरियाणा को कहाँ मिलाया? अकबर ने हरियाणा का जो अधिकांश भाग है वो दिल्ली में और कुछ भाग आगरा में मिलाया। तो अकबर ने हरियाणा को कहाँ मिलाया था? तो अकबर ने हरियाणा का जो अधिकांश भाग था वो दिल्ली में मिलाया और कुछ भाग था जो आगरा के अंदर मिलाया।
किसके इलाके में 1543 ईस्वी में वीरबान ने सतनामी पंथ की स्थापना की? तो नारनौल में। किसके इलाके में? तो नारनौल के इलाके में। तो सतनामी का यदि कहीं से भी सम आ जाता है सतनामी, तो ये वीरबान से रिलेटेड है। और कौन सी जगह से रिलेटेड है सतनामी? नारनौल से। टिक कर देना है नारनौल। हरियाणा में कर एकत्रित करने वाले साहिबे दीवान को किस कवि या लेखक ने मुसाहिब कहा था? क्वेश्चन ध्यान से सुनना कि हरियाणा में कर एकत्रित करने वाले साहिबे दीवान को किस कवि ने या लेखक ने मुसाहिब कहा था? तो वो कवि थे सूरदास। और सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? सूरदास का जन्म फरीदाबाद के सी गांव में हुआ था। और सूरदास किस राजा के समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन था? अकबर के समय जो रेवाड़ी का शासक था वो था हेमचंद्र। अकबर के समय में जो रेवाड़ी का शासक कौन था? हेमचंद्र या हेमू विक्रमादित्य। और जो हेमू विक्रमादित्य थे वो हमारे हिंदुओं के अंतिम राजा थे। कहाँ के? दिल्ली के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मुँह करते हैं। हुमायूं ने अपने भाई को कहाँ की सरकार सौंपी? तो हुमायूं ने मेवात की। हुमायूं ने अपने भाई को कहाँ की सरकार सौंपी? मेवात की। एक क्वेश्चन आ जाता है कि शेरशाह सूरी ने किसको पराजित किया था? हुमायूं को पराजित किया था शेरशाह सूरी ने। गोवाना में किले का निर्माण किस राजा के द्वारा हुआ? पृथ्वीराज चौहान। गोवाना के अंदर किले का निर्माण किस राजा के द्वारा हुआ? उस राजा का नाम था पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन। चीनी यात्री हेनसांग किस सम्राट के समय हरियाणा क्षेत्र में आया था? तो चीनी यात्री हेनसांग किस सम्राट के समय हरियाणा क्षेत्र में आया था? उसका नाम था हर्षवर्धन। देखो इसको याद रखने की तरीका है हेनसांग में पहला अक्षर क्या है? है। हर्षवर्धन में पहला अक्षर क्या है। तो हेनसांग से हर्षवर्धन पहला अक्षर। दोनों मित्र थे, दोनों की जो नाम की जो राशि थी वो मिलती थी, इसलिए है से हर्षवर्धन और है से हेनसांग। हेनसांग कहाँ का यात्री था? चीनी यात्री था। टोपरा का अशोक स्तंभ किस शासक द्वारा दिल्ली लाया गया? वो थे फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक थे जो टोपरा को का जो अशोक स्तंभ है उसको बुलाकर कहाँ लेके आए थे? दिल्ली। उसको दिल्ली ले जाया गया था टोपरा का। और ये टोपरा का जो अशोक स्तंभ है वो कहाँ मिला था? अम्बाला के निकट। किस स्थान से प्राप्त पृथ्वीराज द्वितीय अभिलेख सामरिक महत्व को दर्शाता है? तो किस स्थान से प्राप्त जो अभिलेख है जो पृथ्वीराज द्वितीय से संबंधित सामरिक महत्व को दर्शाता है वो है आंसी। ठीक है, आंसी में प्राप्त हुआ था, जो कि पृथ्वीराज चौहान के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन देता है। एक क्वेश्चन है गुजरी महल से रिलेटेड। जो गुजरी महल है वो आपका हिसार के अंदर है। गुजरी महल कहाँ पे है? हिसार के अंदर। किस अभिलेख में हरियाणा का उल्लेख करते हुए इसकी राजधानी दिल्ली बताई गई है? तो वो अभिलेख था लाडनू अभिलेख। और ये लाडनू अभिलेख कहाँ पड़ता है? राजस्थान के अंदर। तो किस अभिलेख में हरियाणा का उल्लेख करते हुए इसकी राजधानी दिल्ली बताई गई है? तो वो है लाडनू अभिलेख। और ये कहाँ प्राप्त हुआ था? राजस्थान के नागौर में। तो लाडनू अभिलेख में हरियाणा का उल्लेख करते हुए इसकी राजधानी दिल्ली बताई गई है। यमुनानगर के समीप बुढ़िया नामक प्राचीन कस्बे का संबंध अकबरकालीन किस व्यक्ति से माना जाता है? तो वो थे बिरबल। तो जो बुढ़िया नामक प्राचीन कस्बा है यमुनानगर के अंदर है तो वो बिरबल से संबंधित है। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बिरबल का संबंध कौन से ज़िले से है? तो वो ज़िला क्या है? यमुनानगर। उसके बाद हरिसेन किस प्रसिद्ध शासक का कवि था? तो हरिसेन समुद्रगुप्त का कवि था। हरिसेन किस प्रसिद्ध शासक का कवि था? समुद्रगुप्त का। हरिसेन समुद्रगुप्त का शासक कवि था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा का पानीपत कितने ऐतिहासिक युद्ध का साक्षात रहा? तो हरियाणा के पानीपत में कितने युद्ध हुए हैं? 3 युद्ध हुए हैं। पहला युद्ध 1526 में, दूसरा हुआ था अपना भाई 1556 में, तीसरा हुआ था 1761 में। अच्छी तरीके से याद कर लेना। तीनों में आपको पता होना चाहिए कि कौन विजय हुआ कौन हारा। अच्छे तरीके से इसको ज़रूर देख लो। सल्तनत काल में हरियाणा में कर एकत्रित करने वाली संस्था का नाम क्या था? तो सल्तनत काल में जो कर हरियाणा के अंदर कर या जो टैक्स वसूलते थे, इकट्ठा करते थे, उस संस्था का नाम था साहिबे दीवान। उस संस्था को क्या बोला जाता था? साहिबे दीवान बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन।
हेमू ने दिल्ली के राज से आसन पर कब अपना अधिकार किया? तो हेमू ने दिल्ली के राष्ट्रीय आसन पर कब किया अपना अधिकार? 7 अक्टूबर 1556 को। हेमू या हेमू विक्रमादित्य के नाम से बोले जाता है, और जो हेमू और हेमू विक्रमादित्य हैं वो दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक थे, और इन्होंने 7 अक्टूबर 1556 में वहाँ पे अपना साम्राज्य स्थापित किया था। आपको अच्छी तरीके से ये डेट याद होनी चाहिए, क्योंकि ये अंतिम हिंदू सम्राट थे दिल्ली के। पानीपत के दूसरे युद्ध में कौन विजयी रहा? पानीपत के दूसरे युद्ध में कौन विजयी रहा? मुगल। पानीपत के दूसरे युद्ध में मुगल विजयी रहे। और पानीपत के तीसरे युद्ध में कौन विजयी रहा? अहमद शाह अब्दाली। और मराठे उसमें क्या है, बुरी तरह से हार गए थे, और पहले युद्ध में भी मुगल ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण कब किया? तो महमूद गजनवी था, ये एक अफ़गान से आया था, अफ़गानी था, और बहुत ही जालिम था, और इसने 1014 में प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर थानेसर पर आक्रमण किया, जो कि हर्षवर्धन की राजधानी हुआ करती थी। 1014 में इसने आक्रमण किया था, और सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के लिए भी इसने कम से कम 15 से 17 बार उस पर अटैक किया था। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई? बता चुके हैं हम आपको। पानीपत की पहली जो लड़ाई हुई थी पानीपत की, वो हुई थी 1526 में, दूसरी 1556 में, तीसरी 1761 में। नेक्स्ट, हरियाणा के कौन से 2 शहर फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित किए गए थे? तो जो हरियाणा के 2 शहर थे वो जो स्थापित किए थे वो थे हिसार और फतेहाबाद। हिसार और फतेहाबाद को किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। और फतेहाबाद का नाम फतेहाबाद इसलिए रखा गया था क्योंकि वहाँ पर इनके, जब ये वहाँ से जा रहा था इनका काफिला, तो वहाँ पे इनके बेटे फतेह खान का जन्म हुआ था, इसलिए इनका जो नाम है इन्होंने वहाँ का नाम फतेहाबाद रख दिया था। सल्तनत काल में हरियाणा की सबसे छोटी एकता क्या होती थी, या कौन सी थी, और या कहाँ थी? ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये पलवल में थी। सबसे छोटी एकता सल्तनत काल में कहाँ पे थी? पलवल के अंदर। तो सल्तनत काल में हरियाणा की सबसे छोटी एकता पलवल थी, या पलवल में थी। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ? तो मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया में हुआ था, और इन्होंने काफ़ी जो सामाजिक कार्य किए हैं, और काफ़ी बीमारों की इन्होंने सेवा की है, भूखे नंगों की सेवा की है। ठीक है, तो ये काफ़ी फेमस है, तो इनका पता होना चाहिए। इनका जन्म अल्बानिया में हुआ था, और इनको इस काम के लिए नोबेल प्राइज़ भी मिला था। टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है? तो टाइगर वुड्स है गोल्फ से रिलेटेड है। टाइगर वुड्स काफ़ी फेमस और चर्चित नाम है। उसके बाद शिमला समझौता कब हुआ? सन 1972 में शिमला समझौता हुआ था। और शिमला समझौता किस किस के बीच में हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में 1972 में शिमला समझौता हुआ था। भारत और पाकिस्तान को कौन सी रेखा अलग करती है? तो भारत और पाकिस्तान को जो अलग करती है रेखा, उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा, जो कि उसमें रेड क्लिफ सर थे, उन्होंने इन दोनों को बंटवारा किया था और बीच में एक रेखा बनाई थी, और उस रेखा का नाम तब से जाना जाने लगा है रेड क्लिफ रेखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आरएनए की फुल फॉर्म क्या है? आरएनए जो है, आरएनए और डीएनए हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए की फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और जो डीएनए है ये हमारी एक आनुवंशिक इकाई है, जिससे डीएनए टेस्ट वगैरह आपने सुना होगा किया जाता है। इसी प्रकार आरएनए डीएनए की तरह ही आनुवंशिक इकाई है, और इसकी फुल फॉर्म होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। एक अशुशक्ति का मात्रक 746 वाट होता है। एक अशुशक्ति, ये जो पावर होती है फिजिक्स के अंदर, तो पावर जो टर्म होती है, जो पावर होती है वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो उसको हम मापते हैं हॉर्स पावर में। हॉर्स पावर बोलते हैं अशुशक्ति, हॉर्स पावर। और एक जो हॉर्स पावर है उसकी जो वैल्यू होती है 740 वाट के बराबर होती है। और जो हॉर्स पावर है ये इंजन की पावर को मापने के लिए आमतौर पे यूज़ किया जाता है। इसको हॉर्स पावर को, जैसे हमारा
बाइक और स्कूटर है लगभग ये अपने 1.5 हॉर्स पावर के होते हैं इनका इंजन। तो इसी प्रकार आप और भी काफ़ी सारे चेक कर सकते हो कि कितना। तो 1 हॉर्स पावर है वो 746 वाट के बराबर होता है, 1 हॉर्स पावर शक्ति। प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र। तो नासिक के भी प्याज काफ़ी फेमस माने जाते हैं। तो महाराष्ट्र का प्याज उत्पादन में सर्वोच्च स्थान है। उत्तरी अमेरिका का शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहा जाता है? तो उत्तरी अमेरिका का जो शीतोष्ण घास स्थल है उसको प्रेरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? प्रेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे कहाँ से होकर नहीं गुजरती? तो ध्वनि तरंगे है निर्वात से होकर नहीं गुजरती। ध्वनि तरंगे हैं निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती। और जो ध्वनि तरंगे है वो मैक्सिमम किस में होती है? ध्वनि तरंगे जो ठोस है, जितना जो ज़्यादा ठोस होगा उससे उतनी ज़्यादा होती है। स्टेनलेस स्टील में सबसे ज़्यादा होती है। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। इब्न बतूता है वो भारत आया था। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। नेक्स्ट, पौधे के कौन से भाग से केसर प्राप्त किया जाता है? तो पौधे के कौन से भाग से केसर प्राप्त किया जाता है? उसका नाम होता है पुंकेसर। पौधे के पुंकेसर जो भाग है, जो केसर है, वो किससे प्राप्त किया जाता है? पुंकेसर से। बांध के रुके हुए जल में कौन सी ऊर्जा होती है? तो जो बांध का रुका हुआ जल होता है उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है और इसको इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी भी बोलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी होती है कि जब आपकी चेंज इन पोजीशन, यदि अब जब आपकी पोजीशन में या अवस्था में परिवर्तन की वजह से जो एनर्जी उत्पन्न होती है उसको हम स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद। तो बरगद है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष। तो मैराथन दौड़ में दौड़ने की दूरी कितनी होती है? तो मैराथन दौड़ जो होती है उसमें दौड़ने की दूरी होती है 26 मील 385 गज। कितनी होती है? 26 मील 385 गज एक मैराथन दौड़ की दूरी होती है, 26 मील 385 गज। नेक्स्ट, पाब्लो पिकासो का किस क्षेत्र से संबंध है? पाब्लो पिकासो का पाब्लो पिकासो थे, ये एक बहुत ही मशहूर चित्रकार थे। A32 एयरबस किस देश की है? तो A32 एयरबस है वो किसकी है? फ्रांस की है। पाब्लो पिकासो कौन थे? एक बहुत ही मशहूर चित्रकार। और A32 एयरबस किस देश की थी? फ्रांस की। अब ये ऐसी बस मत छोड़ना जिसमें हम सवारी वगैरह करते हैं, ये काफ़ी हाई लेवल की है और ये रक्षा जो डिफेंस सिस्टम है हमारा आर्मी वो यूज़ करती है। तो ये फ्रांस की थी। और ये एयरबस एक प्रकार के लड़ाकू विमान थे। कहीं आप ये सोच रहे हो कि ये बसें थी, ये जो बस चलती है हरियाणा रोडवेज की, ये नहीं थी। वो A32 जो एयरबस थी, जो हवाई जहाज़ होते थे वो थी। और जो इंडिया ने किससे ख़रीदे थे? उनको फ्रांस से परचेज किया था। और पाब्लो पिकासो बहुत ही मशहूर एक चित्रकार थे। तो दोस्तों, हमारी वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। और हाँ दोस्तों, अच्छी से अच्छी वीडियोज़ या नई अपडेट एजुकेशन से रिलेटेड प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल बालाजी ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब के बटन पर रेड बटन होगा, उस पर आप ऑन कर लो। साथ में वहीं आपको एक बेल आइकन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर लो ताकि जब भी हमारी अपडेट आए सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और दोस्तों, इसका कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं है, ये बिल्कुल फ्री है। ओके दोस्तों, बाय, टेक केयर।